प्यारे बच्चों, आज हम क्षितिज भाग 2 से महाकवि नागार्जुन की कविता यह दंतुरित मुस्कान। मेरा मानना है कि अपने पाठ्यक्रम की सरलतम कविताओं में से एक है यह दंतुरित मुस्कान। काफ़ी सरल भावबोध को लिए हुए महाकवि नागार्जुन की ये कविता। नागार्जुन जी के बारे में आपके पुस्तक के प्रारंभ में ही दिया है, आपके सामने है कि इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ था। 1998 में इनकी मृत्यु हुई और ये इसमें बताया गया है कि अध्ययन के लिए बनारस कलकत्ता गए, 1936 में श्रीलंका गए। ये घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन जी माने जाते हैं। ये घुमक्कड़ी इस कविता के पृष्ठभूमि में है, इसलिए मैं इसका उल्लेख करना जरूरी समझा। राहुल सांकृत्यायन के बाद हिंदी साहित्य में वो जो आप लोगों ने पढ़ा होगा ल्हासा की ओर, उसके जो लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी, वो सबसे बड़े यायावर घुमक्कड़ माने जाते हैं हिंदी साहित्य में। उनके बाद नागार्जुन जी का नाम आता है। इसका संदर्भ भी इस कविता से जुड़ता है, इसलिए इसका उल्लेख जरूरी है। नागार्जुन जी की रचनाएं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, ये सारी रचनाएं इनको यहाँ पे हैं। ये हिंदी के अलावा मैथिली में भी रचना करते थे। मैथिली में वे यात्री के नाम से रचना करते थे। हिंदी साहित्य अकादमी और अन्य पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। आइए देखिए, यह दंतुरित मुस्कान कविता के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान को देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया। बिंब क्या है? बिंब शब्द चित्र है, यानी शब्दों का ऐसा प्रयोग जैसे हमारे मन में कोई चित्र उभरे, उसे बिंब कहते हैं। कवि का मानना है कि सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाता है। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बागपन जुड़ जाता है। नज़रों का बागपन, जब वो मुस्कुराता है और साथ ही अपनी तिरछी नज़रों से देखता है, तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। आइए हम सीधे कविता में प्रवेश करते हैं और उसी के माध्यम से हम व्याख्या देखते हैं। कविता आपके समक्ष है, यह दंतुरित मुस्कान, उसके साथ ही एक चित्र है। कविता की पृष्ठभूमि जान लीजिए कि ये कवि की खुद की जीवन की अनुभूति है। इस कविता में कवि हमेशा लंबे समय तक घर से बाहर रहा करते थे, तो उसका प्रसंग यही है कि एक बार कवि अपनी लंबी यात्रा के बाद अपने घर लौटते हैं। लंबी यात्रा का मतलब साल डेढ़ साल बाद अपने घर लौटते हैं। तब तक इनके घर में पुत्र का जन्म हो चुका होता है और वो करीब करीब 6-8 महीने का हो चुका होता है। और जब कवि घर पे पहुंचते हैं तो इनकी पत्नी बच्चे को गोद में लेकर जब आती हैं और बच्चा जब इनको देखता है और देख कर जब मुस्कुराता है, तो कवि को जो रास्ते भर की थकान है, मन में जो खिन्नता है, अवसाद है, दुख है, पीड़ा है, वो सब कुछ दूर हो जाता है। कवि का मन अतिशय प्रसन्न हो जाता है। उसी भाव को लेकर देखिए, इसमें कुछ परोक्ष भाव नहीं है, कुछ इसका दूसरा अर्थ नहीं है। ये कविता अपने सीधे शब्दों के माध्यम से सीधा अर्थ व्यक्त करती है, इसलिए इस कविता को एक बार में ही ये समझ में आ जाती है। आइए हम देखते हैं पंक्तियों के माध्यम से। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, ये कवि कह रहे हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन प्राण। पहला पैराग्राफ देखिए, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यह मुस्कान कैसी है? जिसमें वो छोटे छोटे दांत भी दिख रहे हैं। छोटा बच्चा जिसके 1-2-4 दांत आए हुए हैं, वो जब देख के हंसता है तो इतना सुंदर, इतना मनोहारी प्रतीत हो रहा है कि ये जैसे मृतक यानी मुर्दे में भी जान, यानी जो आदमी कभी न मुस्कुराए, जो एकदम दुख में पड़ा हुआ है, उसमें भी ये जान डाल देगी, उसके मन में भी खुशियों का संचार कर देगी। धूल धूसर तुम्हारे गात, तुम्हारा ये जो अंग प्रत्यंग धूल से सना हुआ है, यह इतना सुंदर प्रतीत हो रहा है जैसे तालाब को छोड़कर, कमल कहाँ खिलता है? तालाब में। तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, जैसे कि तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में जलजात यानी कमल खिल गया। कमल देखिए, हिंदी साहित्य कमल सुंदरता का प्रतीक है। कमल से सुंदरता की उपमा दी जाती है। भगवान राम को राजीव कहा जाता है। राजीव का मतलब कमल होता है, यानी सुंदरता। इसलिए कह रहे हैं कि जैसे सुंदरता तालाब को
की खूबसूरती जो कमल है वो तालाब को छोड़कर हमारे घर में ही आ गई है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारा स्पर्श, परस यानी तुम्हारा स्पर्श पाकर पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। और कहे तुम्हारा स्पर्श पाकर, तुमको देखकर पाषाण भी पानी बन जाएगा। यानी जैसे हम लोग एक मुहावरा प्रयोग होता है ना, पत्थर दिल, यानी जो कभी न मुस्कुराए, जो कभी न प्रसन्न हो, पत्थर वाला प्रकृति का हो, वो भी पिघल कर पानी बन जाएगा। आइए दूसरी हम आगे बढ़ते हैं। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। ये बांस और बबूल भी उसी तरीके से हैं, जैसे बांस में न कोई फूल होता है न सुंदरता, बबूल में भी फूल में न कोई सुंदरता होती है और कांटे ही कांटे होते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि अगर ऐसा भी कोई व्यक्ति है, बांस जैसा व्यक्ति है, यानी बांस की प्रकृति जैसा है या बबूल के प्रकृति जैसा है, उसको भी तुम्हारा स्पर्श पाकर उसके अंदर से कैसे शेफालिका के यानी सुंदर कोमल मुलायम फूल जैसे झड़ने लगेंगे। कवि आगे कहते हैं, देखिए कवि बहुत दिनों बाद आए हैं, बच्चा उनको पहली बार देख रहा है, इसलिए कह रहे हैं तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे। और बच्चों की प्रकृति क्या होती है, जिसको पहली बार देखते हैं उसको एकटक देखते रहते हैं, यानी पहचानने की कोशिश करते हैं। तो कह रहे हैं तुम मुझे पाए नहीं पहचान, क्योंकि वो नहीं पहचान पा रहा है, पहली बार देखा है। देखते ही रहोगे अनिमेष, अनिमेष यानी एकटक, अपलक बिना पलक गिराए वो देख रहे, थक गए हो आंख लूम में। अच्छा तुम थक जाओगे ऐसे मुझे देखते देखते, मैं ही अपनी आंखें हटा लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो न सके, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। और कह रहे हैं कि क्या हुआ अगर पहली बार में तुम मुझसे परिचित नहीं हुए, हम धीरे धीरे परिचित हो जाएंगे। और कह रहे हैं कि आज अगर तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनी होती हमारे बीच में, तो मैं क्या नहीं देख पाता, क्या नहीं जान पाता तुम्हारी ये सुंदर दंतुरित मुस्कान, क्योंकि तुम तो अपरिचित को देख के डर जाते, लेकिन चूंकि तुम अपनी माँ की गोद में हो, इसलिए मैं आज ये सुंदर मनमोहक रूप तुम्हारा देख पाया। कह रहे हैं इसके आगे कवि कह रहे हैं, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मन। कह तुम धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है, क्योंकि एक पिता होने के बावजूद भी मैं तुम्हारा कोई परवरिश नहीं कर पाया इतने दिनों तक। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, कह रहे हैं कि मैं चिर प्रवासी, मैं तो हमेशा बाहर रहने वाला, मैं दूसरा, मैं मतलब अपने आप को वो दूसरा कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो घर पे नहीं रहते, जो एक पिता का कर्तव्य होता है, बच्चे के जन्म लेने से लेकर उसके इतने बड़े होने तक उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए वो कह रहे हैं मैं तो दूसरा हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, और कह रहे हैं इस अतिथि से, अपने को मेहमान कह रहे हैं, तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहा। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, मधुपर्क से यहाँ तात्पर्य ये कहना चाह रहे हैं कि आज तक तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारा लालन पालन किया है, तुमको खिलाया पिलाया है। मधु का मतलब शहद होता है, शहद चटाना, लेकिन यहाँ पे इसका तात्पर्य क्या है कि मैं तो अतिथि की तरह रहा, हमेशा बाहर रहा, हमसे तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहा, आज तक तुम्हारा लालन पालन और सब कुछ तुम्हारी माँ ही कराती रही। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। और इस बीच में जब तुम तिरछी नजरों से मुझे देखते हो और हमारी तुम्हारी आंखें मिल जाती हैं, तब तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। मतलब कवि अपने इस बालक की सुंदरता को देखकर अभिभूत है, अतिशय प्रसन्न है, उसका मन एकदम खुश हो जाता है। कह रहे हैं कि जब हमारी तुम्हारी आंखें चार होती हैं, तब तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान, यानी बड़ी ही मनोहारी, बड़ी ही सुंदर मुझे लगती है। मैंने पहले ही बताया कविता का भाव एकदम सरल है। एक छोटे से बच्चे को कवि बहुत दिनों बाद अपने ही बच्चे को, जो बहुत लंबे प्रवास से लौट के आ रहा है, उसकी सुंदरता यानी जब वो हंसता है उसकी दांत दिखाई देती है, उसी को देखकर कवि अभिभूत है, और उसी जो उसके मन के भाव हैं वो इस कविता के माध्यम से वह व्यक्त करता है। ठीक है, इस कविता में जो भी आपके क्वेरी रह जाएंगे, हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से उसको क्लियर करेंगे। उम्मीद है आपको एक व्याख्या अच्छी लगी होगी, और जो भी आपका इसमें सुझाव होगा आप हमें देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।